नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी गढ़वाल के अमकेश्वर ब्लॉक में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा और पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान को प्रभावित लोगों से बातचीत करने और राहत और सहायता पहुंचाने के उनको निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लगातार अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है और कम से कम रेस्पॉन्स टाइम में प्रभावितों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचानी है। उत्तराखंड में बारिश से कई जगह बर्बादी हुई है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बारिश से नुकसान की सीएम ने जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा रोकने के निर्देश दिए हैं। तेज बारिश को लेकर यह फैसला लिया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम आपदा प्रभावित इलाकों में तैनात है। जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव में लगी हुई है। तो 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा यहां पर रोकी गई है। सभी बचाव दल 24 घंटे अलर्ट हैं। उत्तरकाशी से खबर है। यहां पर आराकोट के दुचाड़ू गांव में बादल फटा था, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 2 घायलों का रेस्क्यू किया गया, जबकि वहां पर फंसे ग्रामीणों को भी निकाला गया। बादल फटने के बाद ग्रामीणों के घर, खेत और रास्ते तबाही की चपेट में आए। ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। ऋषिकेश से कोड़ियाला के बीच बद्रीनाथ हाईवे मलबा और बोल्डर आने से कई जगह बंद हुआ है। पूरे यात्रा रूट पर तपोवन, शिवपुरी, व्यासी, कोड़ियाला में जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। ज्यादातर यात्री पैदल चलकर ही ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। शिवपुरी में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। यहां रेलवे का कैंप भी भारी बारिश में बह गया। उफान पर आई नदी रेलवे के कंटेनर भी बहाकर ले गई। इसके अलावा रेलवे की निर्माणाधीन टनल को जाने वाली सड़क भी बह गई है। लगातार जारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह बंद हो गया है। खासकर ऋषिकेश से कोड़ियाला के बीच दर्जनों स्थानों पर जो हाईवे है उस पर मलबा आया है। यह आप दृश्य देख सकते हैं। ये शिवपुरी का दृश्य है। वही शिवपुरी जहां पर टनल में 114 लोग फंस गए थे रेलवे की टनल में। उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। आप देखिए कि किस तरह से सड़कों के हालात बद से बदतर हो रखे हैं। ये नेशनल हाईवे है, लेकिन पूरी तरह से नदी में तब्दील हुआ पड़ा है। और आप ठीक इस डोजर के आप पीछे देखेंगे तो गाड़ियों की एक लंबी कतार है। जो सब यात्री हैं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे, कुछ लोग वापसी कर रहे हैं तो कुछ लोग केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, वो भी अब यहाँ से वापस हो रहे हैं, क्योंकि अब 15 अगस्त तक के लिए जो चारधाम यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा एहतियातन प्रशासन ने तपोवन से आगे यात्रियों की आवाजाही पर या वाहनों की आवाजाही पर कंप्लीटली रोक लगा दी है। वहाँ से किसी भी वाहन को आगे के लिए, खासकर शिवपुरी के लिए जिस इलाके में मैं हूँ, वहाँ नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं तो जगह जगह सड़कें मलबे से अटी पड़ी हैं। कब कहां से पत्थर आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक इसके दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो नीलकंठ जो सड़क है उस पर भी 100 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं, क्योंकि जगह जगह सड़क टूटी पड़ी है। जेसीबी हालांकि लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, बारिश हो रही है, उसके चलते राहत कार्यों में भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो लोग यहाँ पर हैं, ये पिछले 2 से 3 दिन से यहाँ पर शिवपुरी में अटके पड़े हैं, क्योंकि लगातार सड़क बंद हो जा रही है। तो यात्रियों को जगह जगह फंसे सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं, उनको इस बीच भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 शिवपुरी। उत्तराखंड में इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी तबाही हुई है। करीब करीब हर जिले में बारिश ने तांडव मचाया है और तबाही की तस्वीरें हर जिले से सामने आई हैं। उत्तराखंड में बर्बादी की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। मकान टूट गए हैं, पुल बह गए, सड़क और रास्ते बंद हो गए। कुदरत का तांडव ऐसा कि हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई।
देहरादून के मालदेवता में बारिश से भारी बर्बादी हुई। यहाँ नदी किनारे बनी एक बिल्डिंग अचानक गिर पड़ी। देखते ही देखते बिल्डिंग भरभराकर धराशायी हो गई। हालांकि इस दौरान बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग में भी हालात खराब हैं। यहाँ केदारनाथ पैदल रास्ते में बादल फट गया, जिससे 2 दुकानों में मलबा घुस गया। मलबे की चपेट में कई टेंट भी आ गए। यहाँ करीब 50 मीटर से ज्यादा रास्ता बह गया है और यात्रियों के चलने तक के लिए अब रास्ता नहीं बचा। केदारनाथ धाम जाने वाली रोड भी ध्वस्त हो चुकी है। देहरादून के रानी पोखरी में भोपुर और थानों को जोड़ने वाला पुल पानी की चपेट में आ गया। हालात ऐसे बन गए कि जाखन नदी रोड पर बहने लगी। एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद हो गया। चमोली में भी बारिश ने कहर बरपाया। पीपलकोटी में बारिश के बाद लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया। किसी तरह लोगों की जान बचाई जा सकी। कई गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली। वहीं थराली और नंदानगर में भी नुकसान हुआ है। एक मोटर पुल और एक झूला पुल बारिश में बह गया। उत्तरकाशी के आराकोट में भी पावर नदी उफान पर है। यहाँ दुचाड़ू में 3 घरों को भारी नुकसान हुआ है। जालू इलाके में एक महिला और 16 मवेशियों की बहने की खबर है। एसडीआरएफ ने 2 घायलों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ऋषिकेश के निचले हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और घरों में कैद 20 परिवारों को निकाला गया। निचले इलाके खाली करवा लिए गए हैं। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड पर बरसाती नाला आ गया, जिसमें कार नाले में बह गई। भारी बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। रामनगर में धनगढ़ी नाला भी उफान पर है, जिससे ट्रैफिक को रोकना पड़ा। देहरादून में जाखन नदी निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। दून हरिद्वार हाईवे पर लाल तप्पड़ एरिया में भारी कटान हुआ और रोड पर मलबा भरा पड़ा है। मौसम विभाग ने पहले ही 14 अगस्त तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था और अब उसका असर भी साफ नजर आ रहा है। पूरे राज्य में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारी बारिश से कई जगह नुकसान हुआ है, लेकिन मंगलवार से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 15 अगस्त से बारिश में कमी देखने को मिलेगी और ज्यादातर जिलों में मौसम ठीक रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक 16, 17 और 18 अगस्त को मौसम सामान्य रहेगा, यानी कि बारिश से बड़ी राहत अगले कुछ दिनों में मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों, वीरांगनाओं और राज्य आंदोलनकारियों सहित राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम धामी गैरसैंण में रहेंगे। सुबह 11:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे भवन और इससे पहले 9 बजे बीजेपी ऑफिस में सीएम पहुंचेंगे, तो सुबह 10 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने भेंट की। मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई है। चंडी प्रसाद भट्ट ने मुख्यमंत्री से हिमालय के पर्यावरणीय प्रभावों, आपदा की दृष्टि से 4 धाम क्षेत्रों तथा अलकनंदा नदी के प्रवाह से होने वाली बाढ़ आदि की घटनाओं के रोकथाम के संबंध में चर्चा की है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की तरफ से दिवंगत चंदन रामदास की पत्नी को टिकट दिया गया है। पार्वती दास को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि पहले चंदन रामदास के बेटों का नाम भी चर्चा में था, लेकिन अंत में पत्नी के नाम पर सहमति बनी है। टिकट का ऐलान होते ही पार्वती दास भावुक हो गईं और रोने भी लगीं। पार्वती दास पर दांव खेलकर बीजेपी सहानुभूति फैक्टर पर दांव खेल रही है। कार्य करेंगे, आगे को उनके कार्य को
बढ़ाएंगे और क्षेत्र की जनता के मन के अनुरूप जो भी काम होगा। मतलब मंत्री जी का जो काम अधूरा है वो विधानसभा में पूरा करवाएंगे। विधानसभा में पूरा करेंगे। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। रविवार को कांग्रेस का दामन थामने वाले बसंत कुमार पर कांग्रेस ने दांव खेला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रत्याशी का ऐलान किया। इस दौरान यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। बसंत कुमार इससे पहले 2017 और 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छे खासे वोट लेकर आए थे, लिहाजा कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। पहले से हमारा जो है पूरा संदेश है और हम लोग पूरे तरीके से पहले से चुनाव के लिए तैयार हैं। बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को झटका दिया, जबकि ये सिर्फ एक उपचुनाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या और बड़ी तोड़फोड़ करेगी और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का क्या होगा, देखिए हमारी रिपोर्ट। 2022 चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार रहे रंजीत दास बीजेपी में शामिल हो गए। बागेश्वर उपचुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं था, तब भी बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बागेश्वर के साथ बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। बूथ से विधानसभा लेवल तक के कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को बीजेपी साथ जोड़ना चाहती है, पर इसे जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, जनता का मूड बताती है। आएंगे सब लोग योगदान देना चाहते हैं, जो योगदान देना चाहते हैं और जो देख रहे हैं कि विपक्ष विभ्रमित है, उसके साथ लगने से कोई फायदा नहीं है, तो वो उसके साथ न जाकर के सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आएंगे। लोकसभा के लिए बीजेपी की नजर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले पर है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में रही और दोनों जिलों की 20 सीटों में से 10 पर कांग्रेस के विधायक जीते। लेकिन कांग्रेस को तोड़फोड़ के प्लान से डर नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि उसके यहाँ नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में वरीयता भी बहुत लंबी है, सबसे पुरानी पार्टी है, तो वरीयता निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। तो जो लोग अति महत्वाकांक्षी हैं, जिनको जल्दी है, तो वो लोग चुनाव के समय भागते रहते हैं। और बागेश्वर में तोड़फोड़ जोड़ तोड़ के बाद अब उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बीजेपी के प्लान का तोड़ कांग्रेस ने अगर नहीं खोजा तो जोड़ तोड़ की सियासत का नुकसान कांग्रेस को जरूर हो सकता है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। आबकारी विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में फील्ड स्टाफ को बदला गया है। आबकारी सचिव हरिचंद्र शिववाल का कहना है कि फील्ड स्टाफ को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें अवैध गतिविधियां और विधिवत की शिकायत थी। ये शिकायतें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को लेकर थीं, जिसके बाद फील्ड स्टाफ को बदला गया है। वे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में जहां हमारा अवैध शराब का कारोबार की लगातार शिकायतें प्राप्त होती रहती है, कच्ची शराब की भी, तो ये पाया गया कि हमारा फील्ड स्टाफ जो है ग्राउंड लेवल पे वो कई वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं। तो इस सबको दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जितने भी हमारे फील्ड कर्मचारी हैं कांस्टेबल के रूप में, उनको एक्साइज में परिवर्तित किया गया है, अन्य जनपदों में भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश भर की जेलों में बंद 39 कैदियों को रिहा किया जाएगा। अब ये कैदी खुली हवा में सांस लेंगे और एक सभ्य समाज का हिस्सा बनेंगे। लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद ये कैदी अब बाहर आने वाले हैं। अपने अच्छे व्यवहार के कारण इन सभी कैदियों को रिहा किया जा रहा है। देहरादून जेल से भी स्वतंत्रता दिवस पर एक महिला कैदी समेत कुल 7 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनके लिए जेल से छूटने के बाद रोजगार की भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जेल में इन्होंने अलग अलग तरीके के काम सीखे हैं, जिससे ये अपनी आजीविका खुद ही चला सकें। मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उसके बाद अब सरकार की ही कृपानुसार मुझे छोड़ा जा रहा है, छूट दी जा रही है, जिससे मैं अब यहाँ से एक अच्छा व्यक्ति बन के निकलूंगा और आगे भविष्य में अपने देश का नाम भी रोशन करूंगा। मैं वैसे तो होटल में काम करता हूँ, होटल की मतलब काफ़ी डिशेस आती है बनानी, पर यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे तवा चलता है, तो तवे में स्पीड रोटी और बनाने में बढ़िया है। हाँ जी।
जेल प्रशासन ने इन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कई काम सिखाए, जैसे बेकरी, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई जैसे काम सीखे। क्योंकि जेल से छूटे लोगों को लोग काम पर रखने से कतराते हैं। यही वजह है कि इन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे से 7 कैदी जो छूट रहे हैं, उनमें से एक कैदी हैं जिन्होंने यहीं कारपेंटरिंग का वर्क सीखा और अब वो कारपेंटर में हुनर में दक्ष हो गए हैं। और मेरी उनसे बात भी हुई थी तो उनका कहना यह था कि बाहर जाके मैं अपनी कारपेंटर की दुकान ही खोलूंगा। एक दूसरे गुस्से में किए गए अपराध के बाद अब कई कैदी पछतावा कर रहे हैं और इनके अच्छे आचरण के चलते सरकार ने भी इन लोगों को एक और मौका देने का फैसला किया है, जिससे सभी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।